नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और इस वक्त खबरों में वक्त चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण हुआ और इस कार्यक्रम में चाणक्यपुरी में उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे। सीएम धामी ने मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ हवन पूजन भी किया और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि पुष्कर सिंह धामी इस दौरान पूजा की विधि विधान के साथ में संपन्न करवाने के लिए वो खुद ही यहाँ पर बैठे हुए थे, विराजमान थे। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि बताया ये जा रहा है कि राज्य के अतिथि गृह का लोकार्पण होना था और यहाँ भूमि पूजा हो रही थी। इसी भूमि पूजा में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड निवास अतिथि गृह का लोकार्पण इस दौरान किया गया। एक और जहां लोकार्पण हुआ तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से हवन पूजन हुआ, ये भूमि पूजन की पूरी प्रक्रिया रही और ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ में तमाम बड़े नेता भी मौजूद। तो लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें। और दिल्ली में भी एक अतिथि गृह तैयार हो रहा है उत्तराखंड निवास का। ऐसे में उसी का लोकार्पण करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। तो फिलहाल चाणक्यपुरी के ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल मंच पर इस वक्त आसीन है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और उनके ठीक पीछे एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जिस पर इस भवन के बारे में पूरी तरीके से विस्तृत जानकारी दी जा रही है कि आखिर ये भवन किस प्रकार का आपको दिखाई देगा। केदारनाथ उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी ने तय की है वोटरों को साधने की रूपरेखा। केदारनाथ में 3 प्रमुख वर्ग सम्मेलन करेगी बीजेपी। तो 40 स्टार प्रचारकों के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होना है। केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के लिए अब करीबन 2 हफ्ते का ही समय शेष रह गया है। इसको देखते हुए बीजेपी ने केदारनाथ में स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम में बड़े स्तर पर करने का फैसला लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम तय बताए जा रहे हैं। केदारनाथ में आयोजित किए जाएंगे सभी कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता जल्द केदारनाथ में प्रचार प्रसार करते हुए आपको नजर आएंगे। इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 23 नवंबर को परिणाम भी घोषित होने हैं। तो केदारनाथ बिल्कुल, देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम हमारे मंत्री, विधायक और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और नेतागण वहां पर पहुंचे हुए हैं और हमारे कार्यकर्ता वहां लगे हैं। मंडल से लेकर के बूथ से शक्ति केंद्र तमाम सभी पदाधिकारी घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का 11 तारीख से लगातार जब तक हमारा 20 नवंबर तक चुनाव होगा वो वहीं पर रहेंगे, वहीं पर प्रवास करेंगे और लोगों के बीच में जन संवाद करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहीं पर अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा के साथ साथ वहां कार्य करने का काम करेंगे और हमारे जो संगठन महामंत्री हैं वो भी वहां पर रह करके लोगों के बीच में जन संवाद करके जो हमारी कैंडिडेट है आशा नोटियाल जी के पक्ष में प्रचार करने का काम करेंगे और लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत बेहतर ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है। तो जब 20 नवंबर को चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर वो सीट मिलेगी। वहीं राज्य जैविक उत्पाद परिषद की बैठक का आयोजन देहरादून के किसान भवन में आयोजित हुई। ये बैठक कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ये बैठक की अध्यक्षता की है और मंत्री गणेश जोशी ने प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। 67 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी इस दौरान मंजूरी मिली। देहरादून में राज्य जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं
परिषदीय बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की। बैठक में जैविक कृषि के विकास और कार्मिक से संबंधित कई प्रस्ताव भी पेश किए गए। वहीं बैठक में 67 नए पदों को सृजित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को जैविक खेती के विकास के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश जारी किए। वहीं बैठक से पहले उन्होंने किसान भवन में लगी प्रदर्शनी के स्टॉल पर उत्पादों का भी जायजा लिया। के अंदर ये बैठक आउट की और जो मैंने मंत्रालय संभालने के बाद 3 साल में अनुभव लिया है वो आज बोर्ड के कई माननीय सदस्यों के साथ, अधिकारियों के साथ हमने शेयर किया है। और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा हम 50% से अधिक जैविक होंगे। आज हम 30% ऑर्गेनिक हैं। हमने संकल्प किया है कि हमारे कम से कम 95 बड़ों की 46 वैल्यू को ऑर्गेनिक करेंगे। रुड़की विकास प्राधिकरण की बैठक का आयोजन गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में ये मीटिंग बुलाई गई। बैठक में कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। लोगों को प्राधिकरण की बैठक में राहत देने की भी बात सामने आई। अवैध कॉलोनियों के वैध होने का भी अब रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड की बैठक आयुक्त गढ़वाल मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि इस बैठक में 30 मुद्दों पर बोर्ड के सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा किया गया, विचार विमर्श हुआ, जिसमें प्राधिकरण ने 26 प्रस्ताव प्रस्तुत किए। बोर्ड बैठक में लैंड बैंक के लिए समिति गठन, प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट के प्रस्ताव पर भी मंथन किया गया। साथ ही बोर्ड ने मानचित्र स्वीकृति के प्रदान किए जाने वाले नियमानुसार शिथिलता को मंजूरी दी है। बैठक में इसके अलावा भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अवस्थापना प्रस्ताव पर भी फैसला लिया गया। फिलहाल ये पूरा मामला हम आपको हरिद्वार का बता रहे हैं। रुड़की विकास प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया था। रुड़की विकास प्राधिकरण की इस बैठक में कई बड़े चेहरे नजर आए थे और इसमें कई तो नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये चाणक्यपुरी में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यहाँ सीएम धामी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। हमको मिला, सरकार को मिला, उसकी चेयरमैन सेवानिवृत्त जस्टिस आदरणीय रंजना प्रकाश देसाई जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, टिहरी लोकसभा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, मंच पर आसीन हमारे राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और कार्यक्रम में उपस्थित
हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, आदरणीय हमारे सभी दायित्ववान, सभी जिम्मेदार हमारे कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, अभी हमारे बीच में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आ गए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए आज के सभी अतिथिगण मैं देख रहा हूँ दिल्ली में और दिल्ली के आसपास और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से जो एक पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करती है, वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे सभी पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, श्री शत्रुघ्न सिंह जी हमारे पूर्व मुख्य सचिव भी हैं, और अभी आदरणीय रंजना जी ने जैसा बताया कि यूसीसी का जो ड्राफ्ट हमको मिला है उस में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और ड्राफ्ट बनने के बाद जो उसका क्रियान्वयन होना है उसमें भी लगातार कई महीनों से मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि आपने रात में कई घंटों तक 1-1, 2-2 बजे तक आपकी पूरी टीम ने रातों में नींद में न जाकर इस काम को आगे बढ़ाया है। हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं पूर्व सांसद आदरणीय काशी जी समेत सभी उपस्थित पत्रकार मित्र, हमारे छायाकार बंधु, सभी वरिष्ठ हमारे अधिकारीगण और उत्तराखंड निवास को निर्माण करने में अपना योगदान देने वाले सभी हमारे अधिकारीगण। विनोद सुमन जी उधर से मुस्कुरा रहे हैं और इनकी राज्य संपत्ति के सचिव हैं और सभी इनकी पूरी टीम। मैं सबका आज इस अवसर पर बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले जो 2 दिन पहले हमारे राज्य में अल्मोड़ा जनपद के मरचुला में एक बहुत दुखद घटना घटित हुई और हम सब उसके कारण से पूरा राज्य शोक में है, लेकिन ये कार्यक्रम हमारा पहले से निर्धारित हो गया था, इसलिए हमने और भी इसको चूँकि भव्य बनाने का आप सबने बड़ा प्रयास किया था, लेकिन इसको बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाने का, और क्योंकि शेड्यूल पहले से लग गया था, अनेक लोगों को जानकारी दे दी गई थी, इसलिए इसका आज बहुत सादगीपूर्ण तरीके से इसका लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारिक जनों को बहुत आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, और जो घायल हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। भाइयों बहनों, आज राजधानी में नवनिर्मित हमारे राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के अवसर पर सभी महानुभावों का मंचासीन, चूंकि सबकी बात भी हम सुनते, लेकिन चूंकि समयाभाव है, इस कारण से मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे सभी विधायकगण आए हैं, मैं देख रहा हूं काफ़ी सारे लोग आए हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पीछे भी बैठे हुए हैं हमारे आदरणीय विधायकगण। थोड़ा जगह भी कंजेस्टेड हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए मैं आप सभी का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ। और हम सब लोगों के लिए आज ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि इसके हम साक्षी बन रहे हैं। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि उत्तराखंड निवास हमारा बनकर तैयार हो, और ये उत्तराखंड निवास के लोकार्पण के साथ ही दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है। और जैसा राधा जी ने बताया यहाँ पर मुख्य सचिव जी ने कि तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पहुंची हल्द्वानी एसटीएच अस्पताल। अल्मोड़ा बस हादसे के घायलों से उन्होंने मुलाकात की और घायलों से मुलाकात करने के लिए रेखा आर्य यहां पहुंची। रेखा आर्य ने बस हादसे में घायलों का हालचाल जाना। कैबिनेट मंत्री ने बेहतर इलाज देने के लिए भी निर्देश जारी किए। अल्मोड़ा के मारचुला में सोमवार को हुए बस दुर्घटना में 8 लोग घायल हुए थे, जिन्हें हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया।
घायलों में 4 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। कैबिनेट मंत्री और नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने सुशीला तिवारी चिकित्सालय पहुंचकर बस दुर्घटना में भर्ती घायलों का हाल जाना। साथ ही रेखा आर्य ने डॉक्टरों को बेहतर उपचार देने के निर्देश जारी किए। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने घायलों के परिजनों से बातचीत की और बेहतर उपचार दिए जाने का उन्हें आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। देखिए, ये वाली घटना को भी यदि हम संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और उस घटना के परिप्रेक्ष्य में लापरवाही अधिकारियों की जिम्मेदारी भी ठहराई है। यहाँ ARTO सस्पेंड भी हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दिए हैं। निश्चित जांच में जो कुछ भी दोषी पाया जाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझती हूँ कि आखिरकार घटनाएं क्यों इस तरीके से अंजाम में आ जाती है, तो ये जब जांच हो जाएगी तो उसके बाद से हमें सही तरीके से पता चलेगा कि आखिरकार दिक्कत कहाँ किन किन चीज़ों को ले, केवल ओवरलोडिंग ही विषय था या कुछ अन्य विषय भी था। तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि सरकार संज्ञान लेते हुए हमारी ये कोशिश है कि इस प्रकार की घटनाएं शून्य हो। लक्सर में मनाया गया तहसील दिवस। तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जिलाधिकारी के पास समस्याएं लेकर के पहुंचे फरियादी, तो डीएम ने मौके पर समस्याओं का निस्तारण भी किया। लक्सर में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में लक्सर तहसील सभागार में तहसील दिवस संपन्न करवाया गया, जिसमें कि फरियादियों ने कुल 93 समस्याएं और मांगे दर्ज करवाई, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही कुछ समस्याओं के निस्तारण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी किया गया। तहसील दिवस के मुख्यतः समस्याएं चकबंदी, अतिक्रमण, नाला निर्माण, नलकूप मरम्मत, कब्जा और नालियों की सफाई आदि से संबंधित रही। इसमें कुल 87 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं, जिसमें विभिन्न प्रकृति की शिकायतें हैं। अधिकांश शिकायतें या तो भूमि के मामले हैं या आपसी विवाद के हैं। उसके अलावा कतिपय शिकायतें आबकारी विभाग से संबंधित हैं या कोऑपरेटिव की कुछ शिकायतें आई हैं। तो सभी शिकायतों में कुछ में मौके पर जाके तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें टीम जाएगी, और कुछ में समय सीमा निर्धारित की गई है। लक्सर में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस ने गंगा नदी से बरामद किया शव की शिनाख्त करने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया मृतक का शव। लक्सर पुलिस को गंगा नदी में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। शव 45 साल के शख्स का है, जिसे कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पहचान करने की कोशिश की। बता दें कि लक्सर पुलिस को ग्रामीणों ने गंगा नदी में एक शव बाहर आने की सूचना दी, जिसके बाद से पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया, जिसकी शिनाख्त करने की कोशिश जारी है। तो लक्सर से इस वक्त ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सुल्तानपुर में काटे गए हरे पेड़ तस्करों ने हरे पेड़ों पर आरी चलाई। पेड़ कटाई की ग्रामीणों ने शिकायत की। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, तो मामले की जांच इस वक्त वन विभाग की टीमें कर रही हैं। लक्सर के सुल्तानपुर में तस्करों ने हरे पेड़ काटे हैं। पेड़ कटाई की ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज की, जिसके बाद से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले की जाँच अभी भी की जा रही है। हरिद्वार के बहादुराबाद गांव में दिखा जंगली हाथी के दिखने की वजह से गांव में दहशत का माहौल बना। हाथी को देखने के लिए राहगीरों की भारी भीड़ यहां इकट्ठा हो गई। हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों की दस्तक थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बहादुराबाद के खेडली गांव के पास का है, जहां सुबह 8 बजे एक हाथी के आने के कारण ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। मौके पर हाथी को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग जंगली जानवरों को आबादी क्षेत्रों में आने से रोकने में असफल साबित हो रहा है। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में आए दिन जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण ने वन विभाग से मांग की है कि जंगली जानवरों के मानव बस्तियों में प्रवेश को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।
इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।